अब हम लोग देखते हैं समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की जब बात है तो यह पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बाद का वह दौर है जब आधुनिकता से भी बढ़कर आगे सोचा गया, वैज्ञानिकता की जो परिधि थी इससे आगे बढ़कर देखने का प्रयत्न किया गया। हम देखते हैं कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में जिन बातों पर बल दिया गया उसमें आधुनिक दुनिया की जटिलता को दूर करने का प्रयास किया गया, आधुनिक समाज की जटिलता को समझने का प्रयास किया गया। पारंपरिक आधार पर जो भावनाएं थी उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न किया गया। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में व्यापक तौर पर कई एक पहलू को एक साथ देखने का प्रयास किया गया। यह सिर्फ सरकार की बात नहीं रही, संस्थाओं की बात नहीं रही, तथ्य और मूल्य तक की ही बात नहीं रही, बल्कि इसके आगे चलकर राजनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, न्याय, अधिकार, सामाजिक पहचान, सामाजिक न्याय, पहचान की राजनीति, नैतिकता आदि काफी व्यापक अर्थों में काफी व्यापक रूप में समकालीन राजनीतिक सिद्धांत को देखा जा रहा है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत यह सिर्फ विचार के रूप में ही नहीं है बल्कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में है। इसके विषय वस्तु को मापने का, जांचने का भी प्रयास इसमें किया जाता है। एक संकल्पनात्मक विश्लेषण के रूप में इसे एक अनुशासनबद्ध तरीके से एक तरह से कहें तो पुनर्जीवित करने के माध्यम से इसको देखा जाता है कि इसका कहीं न कहीं जिस राजनीतिक सिद्धांत की पृष्ठभूमि जो प्रकृति पारंपरिक राजनीति विज्ञान में बन गई थी उसका कहीं न कहीं पुनरुत्थान के रूप में, पुनर्जागरण के रूप में यह समकालीन राजनीतिक सिद्धांत देखने को हमें मिलती है। और विशेष करके हम ये देखते हैं कि 60 के दशक के बाद जिस पुनर्जागरण की बात होती है, जिस राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्जागरण की संभावनाएं बनती है वह किसी विशेष घटना मात्र तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि आप देखते हैं 1971 में जॉन रॉल्स की पुस्तक आती है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिस आदर्शात्मक राजनीतिक चिंतन की बात थी वह पुनः प्रकटीकरण होता है। और हम देखते हैं कि ऐसा भी नहीं कि इसका संदर्भ सिर्फ ऐतिहासिक ही है, इसका संदर्भ सामयिक भी रहा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे नैतिक राजनीतिक कार्यकलाप में जो निहित प्राधार की व्यवस्था परक विशद व्याख्या का संदर्भ है, जिस राजनीतिक मूल्य की बुनियाद की बात होती है उसका पुनः प्रकटीकरण होता है और इसका परिरक्षण, पुनर्निर्माण आदि के रूप में इसे विकसित किया गया और कहीं न कहीं एक तर्क के रूप में इसे पुनर्जीवन किया गया। जो भी आधुनिक विचारक रहे या उदारवादी भावना के साथ रहे, सबों ने इसे अपनाया और इसके रूपों का आलोचना के रूप में समर्थन भी किया। हालांकि हम यह भी देखते हैं कि जिस मनुष्य की बात होती है, इसके संवाद की बात होती है, कहीं न कहीं यह दौर एक उद्दीपक का काम किया और यही कारण रहा कि अर्थशास्त्र के साथ साथ बुनियादी विकल्प के सिद्धांत के रूप में, एक नीति के सिद्धांत के रूप में, एक प्रभावित व्यवस्थापक के रूप में, एक आदर्श निर्माण के रूप में इसकी विशद व्याख्या की जाती है। और कहीं न कहीं इस दौर का समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का जो लक्ष्य होता है यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक प्रक्रिया को स्पष्ट करना, इसके निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करना। रॉल्स को देखा जाता है तो रॉल्स ने क्या किया, रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इन्होंने इसके लिए उसी पारंपरिक अवस्था को महत्व दिया है। और रॉल्स कहते हैं कि मूल स्थिति में व्यक्ति विवेक के अनुसार न्याय सिद्धांत को चुनते हैं और एक संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। वे कई अन्य विचारकों की तरह मानव प्रकृति को उसकी संपूर्णता में नहीं समझता। वह एक आदर्शवादी समाज व्यवस्था बनाने में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को महत्व नहीं देता। आदर्श की स्थिति होने के कारण हम मान भी लेते हैं अगर कि मनुष्य की जो बुरी प्रवृत्तियां जैसे द्वेष, ईर्ष्या, बदले की भावना, अहंकार आदि निर्णय करने के समय महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि न्याय के सिद्धांत को चुनना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है तथा अज्ञान के पर्दे के कारण बुरी प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति असंभव होती है। लेकिन मनुष्य की अच्छी प्रवृत्तियां जो कि विवेकीकृत नहीं हो
का विद्यमान होना असंभव नहीं होता है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की मुख्यतः रूप से देखें तो यह व्याख्या से जुड़ी हुई है, अन्वेषण से जुड़ी हुई है और अंततोगत्वा उसके बोध से जुड़ी हुई है। व्याख्या अर्थात कहीं न कहीं जो प्रक्रिया है उसको देखते हैं, जो तर्क की बात होती है, जो भावना की बात होती है, जो पूर्वाग्रह की बात होती है, इसको देखते हैं। अन्वेषण क्या नई खोज की बात होती है, नई आविष्कार की बात होती है और उसके आगे उसके बाद देखें तो हमारी उस संबंध में क्या समझ विकसित होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्रियान बेरी उन्होंने भी पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट 1965 में उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत सिद्धांतों एवं संस्थाओं के बीच संबंध का अध्ययन करने का प्रयास करता है। सिद्धांत और संस्था के बीच का जो संबंध होता है, वही जॉन रॉल्स ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक अनुभविक तरीकों के साथ साथ सत्य को भी तलाश कर सकता है। रॉबर्ट नॉचिक ने कहा कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत व्यापक साध्यों को आनुभाविक साधनों से जोड़कर अनेक राजनीतिक समस्याओं का हल कर सकता है, सर्वसम्मति प्रदान कर सकता है। जैसे यह मान सकते हैं कि एक तार्किक एवं नैतिक लक्षण के अनुभविक विश्लेषण और प्रकटीकरण राजनीतिक सिद्धांत में यह अस्तित्व रख सकते हैं। रॉबर्ट नॉचिक उन्होंने भी अपनी पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में जो बातें कहते हैं वे व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की विवेचना करते हैं। उसके अनुसार व्यक्तियों के पास अधिकार होता है और ऐसी वस्तुएं हैं जो कोई व्यक्ति या समूह नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने स्वयं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करे। और व्यक्ति के पास जो अधिकार होता है वह इतना शक्तिशाली होता है, इतना दूरगामी होता है कि नॉजिक यह प्रश्न करते हैं कि राज्य और उसके अधिकारी अगर कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। वे उनके व्यक्तिगत अधिकारों के उपभोग के अलावा ऐसा क्या है जिसे वह कर सकते हैं। नॉजिक कहते हैं मानवीय जीवन में गतिविधियों का अधिकतम क्षेत्र इन अधिकारों के अंतर्गत ही सीमित होता है, इसलिए राज्य हो या किसी दूसरी एजेंसी के पास अधिकारों की सुरक्षा के अलावा और कुछ करने को यथार्थ में लगभग नहीं के बराबर होता है। एक विद्वान वे डेविड हेल्ड वे कहते हैं कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत प्रथम मीमांसात्मक संबंध सर्वोपरि होता है। इसमें संकल्पनात्मक और नियामक के साथ साथ द्वितीय के रूप में आनुभाविक विश्लेषणात्मक संबंध सर्वोपरि बोध को व्याख्या की समस्याओं के साथ साथ तीसरे रूप में सामरिक रूप से संबंध सर्वोपरि हम जहां हैं हम जहां होना पसंद करेंगे और गमन की साध्यता के निर्धारण के साथ होता है। इसमें जोड़ना होगा तो ऐतिहासिक राजनीतिक कथन के बदलते अर्थ की जांच, उसके मुख्य प्रत्यय सिद्धांत को महत्व समयोपरि। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि आज किसी भी समस्या का समाधान का एक नजरिया नहीं देखा जाता है, इसके मीमांसा तरह से की जाती है, सामरिक रूप से इसको देखकर जोड़ा जाता है, मनोवैज्ञानिक संदर्भ से इसको समझा जाता है। और अगर हम बात करें समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की तो यह कहीं न कहीं उत्तर आधुनिकतावाद का वह दौर है जहां अवधारणा, विचारधारा और इतिहास सबों को समन्वित रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। यह वही समय है जब विचारधारा उदारवाद और सर्वसत्तावाद के विकल्प के रूप में प्रस्तुत होती है। विचारधाराएं चाहे अपने तरीकों से विपरीत ही क्यों नजर आए, लेकिन इनकी जो मूलभूत मान्यता है उनमें यह कहा गया है कि मानव के पास यदि क्षमता है कि वह प्रकृति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को जान सकता है, अपने विवेक का समुचित उपयोग कर सकता है, समाज को नियंत्रित करने वाले नियमों की पहचान कर सकता है, उसका सही उपयोग कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इन सिद्धांतों को जानने से संपदा में वृद्धि की जा सकती है, राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और इन सब के साथ प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। और यही चीज वर्तमान में वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह देखा जाता है कि तरह तरह से दुनिया भर के संसाधनों पर शक्ति सत्ता संपन्न संस्थान अधिकार चाहते हैं, अधिकार स्थापित करते हैं।